आप अगर पीड़ित हैं तो न्याय के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कोई दरवाज़ा छोड़ना चाहेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अपने जिला कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, राष्ट्रपति और यहाँ तक कि लोकपाल, पुलिस स्टेशन, जहाँ भी उसको जरा सी उम्मीद दिखती है वो आदमी वहाँ जाना चाहता है, जाता भी है। ऐसी एक व्यक्ति हैं बादलपुर थाना क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के एडवोकेट कुलदीप कुमार बसैया जी। वो भी ऐसे ही हर दरवाजे को नॉक कर चुके हैं पर कहीं से उनको न्याय नहीं मिल रहा। जिस जज की अदालत में उनका मुकदमा चल रहा था तो वहाँ पे कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए गए, फर्जी गवाह पेश किए गए, जिसकी शिकायत उन्होंने करी और उसी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को 340 अप्लाई करने के लिए कहा। मैं सारा ये वाक्य आपको बताता हूँ आपको। मैं पहले बात करते हैं सीआरपीसी की धारा है, आखिर 340 है क्या? सीआरपीसी की धारा 340 है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर झूठा मुकदमा करता है, झूठी गवाही, झूठे दस्तावेज देता है तो उसके खिलाफ न्यायालय भी अगर चाहे तो एक्शन लेके उसके ऊपर 340 के तहत कार्रवाई कर सकती है, सेक्शन 340 195 के तहत। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जज ऐसा करते नहीं है। सीआरपीसी की धारा 340 अदालत में झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज पेश करने पर कार्रवाई करने का प्रावधान करती है। यदि अदालत को लगता है कि किसी मामले में झूठी गवाही दी गई है या झूठे दस्तावेज पेश किए गए हैं तो जज खुद भी सीआरपीसी की धारा 195 और 340 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम है। वो खुद भी वादी बनकर इसको मुकदमा कर सकते हैं झूठ बोलने वाले के ऊपर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है या कहीं किसी ने सुना कि किसी जज ने अपनी कोर्ट के अंदर तारीख पर तारीख झूठ बोल लेने वाले के ऊपर कोई एक्शन लिया हो, कोई झूठ पकड़ा हो तो उस पर कोई एक्शन लिया हो 340 के तहत। आज तक मैंने एक भी ऐसा वाक्य नहीं सुना। आपने सुना हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप। क्यों नहीं होता इस विषय में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि आपको अपने मुकदमे में जब भी लगे कि सामने वाले ने झूठ बोला है, चाहे वो झूठी गवाही दी है, झूठा दस्तावेज दिया है, चाहे उसने तारीख लेने के लिए ही झूठ बोला है, अगर आपके पास उसके बोले गए किसी भी एक छोटे से झूठ को साबित करने के लिए कि वो झूठा है कोई सबूत है तो देर मत कीजिए। उसी समय 340 195 के तहत एक छोटी सी एप्लीकेशन लगा दीजिए कि इनके ऊपर इन्होंने ये झूठ बोला है, इस पर कार्रवाई की जाए। तो आपका मुकदमा निपटने से पहले जज साहब को वो एप्लीकेशन को डिसाइड करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन डिसाइड करने के चक्कर में वो क्या होगा कि वो आदमी अगर झूठा है और आपने अच्छे सबूत दिए हैं जो आपके पक्ष में काम करेंगे तो उसको उस झूठ बोले गए झूठ पे सज़ा मिलेगी और वो उस मुकदमा का फैसला बाद में होगा पर उसको सज़ा मिल जाएगी। और जैसे ही उसको उस झूठ पे सज़ा मिलेगी समझ लीजिए आपका मुकदमा आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। इस सेक्शन का इस्तेमाल आप किसी भी तरह के मामलों में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि चाहे वो आपराधिक हो, सिविल या न्यायाधीश कोई भी हो। अब मैं बताता हूँ एडवोकेट कुलदीप कुमार बसैया जी ने क्या हुआ उनके साथ में। निचली अदालत में झूठे गवाह दस्तावेज के संबंध में उससे ऊपर की अदालत में सीआरपीसी 340 ब्रैकेट में 3 के अंतर्गत जज को कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए सारे सबूतों के साथ उन्होंने 6/11/2023 को बादलपुर थाना क्षेत्र के जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की अदालत के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को एक पत्र लिखा कि जज को निर्देश दिया जाए कि वो क्या नाम है इसके ऊपर इस तरह कार्रवाई करें। लेकिन वकील साहब ने जिस जज की अदालत में सेक्शन 343 के तहत कार्रवाई की बाबत उनसे ऊपर के जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पत्र लिखा था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने प्लेस बिफोर द कंसर्न कोर्ट फॉर नेसेसरी एक्शन
ये सिर्फ 8 शब्द लिखकर उसी जज की अदालत में शिकायत भेज दी। अब इतने से आप समझ सकते हैं कि जिनके पास से वो शिकायत, जिनके लिए वो शिकायत की गई थी, क्या वो एक्शन लेंगे? वही हुआ, नहीं हुआ। यानी कि इस निर्देश के साथ कि इस संबंध में उचित आवश्यक कार्रवाई की जाए, यहां पर उनका काम खत्म हो गया जज का। और फिर उस अदालत के जज जिनको निर्देश देने के लिए कहा गया था कि कार्रवाई करें, निर्देश तो दिया नहीं गया, उन्होंने खुद प्रार्थी को कह दिया कि भैया जी आप खुद के इस कहना 340 को अप्लाई कर लीजिए, मैं नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र करने के लिए। जबकि उन्हीं की कोर्ट के अंदर झूठे दस्तावेज पेश किए गए थे, झूठी गवाही पेश की गई थी, जिसके सबूत के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पत्र लिखा गया था। इस तरह आप समझिए आपको न्याय मिल जाएगा क्या? जब न्याय देने वाला ही न्याय देने के लिए आतुर नहीं है और टाल रहा है, तो न्याय नहीं मिल सकता आपको। न्याय देने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, निडरता की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है, पर हमारे देश की अदालतों के अंदर वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। अपराधी को इतने मौके मिल जाते हैं कि अपराधी ही मास्टर बन जाता है कानून तोड़ने के मामले में, इतने मौके उसको दिए जाते हैं। क्या कर सकते हैं, हम रहते इस देश के अंदर है। और उन्होंने ये भी साथ में मेरे को बताया है, लिखा है कि सरकारी मशीनरी, पुलिस इत्यादि से फर्जी केस गवाहों से पीड़ित व्यक्ति, वो इसी से पीड़ित है, वो अगर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा करेगा तो उसके खिलाफ एक नहीं अनेक फर्जी मुकदमे दर्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। ये होता भी है। इस देश का हर एक्टिविस्ट, हर आदमी वो जानता है जो जिसका वास्ता इनसे पड़ चुका है। आप किसी एक पुलिस वाले कंप्लेंट कर दीजिए कि ये पुलिस वाला ने कुछ गलत किया है, पता नहीं कहाँ से आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। किसी निगम कार्यालय के ऊपर आपको कंप्लेंट कर दीजिए आप, पता नहीं कहाँ से आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, खोद के निकाल देंगे आपको। लेकिन अगर अदालतें आगे बढ़कर झूठ बोलकर तारीख मांगने वाले, मुकदमे को लंबा खींचने वालों पर फर्जी गवाहों और दस्तावेज बनाने वालों के विरुद्ध खुद संज्ञान ले लेती, तो आदमी को इस तरह की एप्लीकेशन करने की जरूरत ही क्या थी। इस देश का संविधान भी कहता है कि अगर आप कुछ गलत देखते हैं तो उसके खिलाफ शिकायत कीजिए। लेकिन जब सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति के सामने कुछ गलत हो रहा है, वो उस पर एक्शन नहीं लेता, तो उसका एक आम जनता कैसे हिम्मत करेगी। इसीलिए हमारे देश में ऐसी हिम्मत नहीं होती, अपराधी के हौसले बुलंद होते जाते हैं इस चक्कर में सिर्फ। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जज CRPC 340 क्या BNS जो या BNSS 379 का प्रयोग खुद करने से बचते हैं। पीड़ित को कह देते हैं कि अगर आपने वादी या प्रतिवादी जो भी झूठा है हमारे सामने साबित हो चुका है, अगर आपको उसको सजा दिलवानी है तो 340 195 का प्रयोग कीजिए आप। अरे आपके अदालत के अंदर आपके सामने झूठ बोला गया है और आप कहते हैं कि उसका प्रयोग कीजिए आप, क्या कर सकते हैं? कि उन्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि वो आदमी फिर झूठ पे झूठ बोलता रहे, फिर कुछ भी करता रहे करे। इसीलिए आज के टाइम में क्या होता है कि किसी पे 10 मुकदमे, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पर 20 मुकदमे हैं, किसी पर 100 मुकदमे हैं, वो बाहर छुट्टा घूम रहा होता है, पनिश ही नहीं होती। चल रहे हैं मुकदमे, चलते रहेंगे, 100 मुकदमे इसके चल रहे हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? 101वां भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर? जिसके बाद 10 चल रहे हैं, 11वीं की परवाह उसको नहीं होती। फिर कुलदीप कुमार बैसैया जी ने जन लोकपाल के पास भी कोशिश की कि शायद उनको वहाँ से उनकी सुनवाई हो जाए, वहाँ से उनको न्याय मिल जाए, कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट करी। तो जन लोकपाल ने क्या किया, मैं उसके आपको 1-2 पारे पढ़ कर सुना देता हूँ आपको मैं। द कंप्लेनेंट हैज़ नॉट फाइल्ड देयर कंप्लेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। क्या कर सकते हैं जी, एक अनपढ़ हो या कोई भी हो, अगर उसको अपनी पीड़ा बतानी है तो उनके फॉर्मेट से उनको बतानी पड़ेगी। The office of the Lokpal therefore requests the complaint in writing to the complainant in proper format as notified by the government. As
Substantial time has elapsed. Since then, the complainant has not taken any step to file the complaint in the prescribed format. Therefore, the same is being decided on merit in the interest of the justice. इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस अगर कोई लिखता है तो वो साथ में ये भी दिखा रहा होता है कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूं काम करके, नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए मैं आप पे एहसान करूंगा इसके ऊपर। उन्होंने अपनी पीड़ा आपको बता दी। पीड़ा बताने के लिए फॉर्मेट की क्या जरूरत है? सिंपल एक पेज पे लिख के दी पीड़ा दे लेनी चाहिए, उस पर आपको सोचना है अपने क्या एक्शन लेना है, कि आपको हिंदी में लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है, इस तरह की नेसेसिटी क्यों? ट्रांसलेटर हर अरे के पास है, आपके पास तो आपको तो ये करने के लिए जैसे पैसा खर्च भी नहीं करना। उसके बाद उसमें कह भी रहे हैं वो On pursuing the complaint, it appears that the complainant has made a complaint against the police department, Badalpur Police Station, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, UP. The complainant has inter alia made allegation of corruption, human rights, tax violation, money laundering, criminal conspiracy, etc. लोकपाल को, जब भारत के लोकपाल को ऐसी शिकायत मिल रही है किसी संस्था के बारे में, किसी थाने के बारे में, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो इस कंप्लेंट से भी आगे जाके जांच करे कि वहां पे सिर्फ इनके साथ अन्याय हुआ है या औरों के साथ भी हुआ है? पर क्यों करेंगे साहब? उनकी जेब से क्या जा रहा है? उनके साथ तो इनजस्टिस होने से रहा, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर बैठे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन उनको छेड़ेगा, कौन उनके साथ इंजस्टिस करेगा? लोकपाल की सीट बैठे हैं, उनके ऑफिस में बैठे हैं वो। एक फ़ोन काफ़ी होंगे खुद के लिए, आपके लिए नहीं। और उसके बाद एक दो पैरे के बंद कर दिया, अकॉर्डिंगली द कंप्लेंट स्टैंड डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ करके साथ में ये कह दिया गया कि हम इस कंप्लेंट को उत्तर प्रदेश लोकपाल पास भेज देते हैं, ये वो उस पर कार्रवाई कर लेगी अपने आप। जब आपने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, सोचा नहीं, आप सेंट्रल के हैं, तो स्टेट वाले क्या करेंगे फिर? लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो क्या फर्जी गवाह वहां पेश हो सकता था? अगर वहां पे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती। फर्जी दस्तावेज पेश करना अलग बात है, फर्जी गवाह लिखा है उन्होंने इसके अंदर, नाम किसी का, आदमी कोई। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि जब भी कुछ भी ऐसा हो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग की डिमांड कीजिए। कोर्ट्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती तो क्या कुलदीप कुमार बैसाया जी इतने साल से इतने परेशान होते? नहीं होते, क्योंकि फर्जी गवाह वहां पेश हो ही नहीं सकता था। तो वही रिक्वेस्ट है आपसे कि अदालतों के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग को उठाइए। आप जहां बैठे हो वहां पे चर्चा कीजिए। आप चाहे कॉफ़ी शॉप हो, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो पान की दुकान हो। जुडिशियल रिफॉर्म इज मस्ट। अगर न्यायपालिका से अदालत की बजाय, तारीखों की बजाय अगर न्याय मिलना शुरू हो गया तो आपके पान के अंदर कोई तेज कत्था डालने से पहले या तेज चूना लगाने से पहले भी आपको 100 बार सोचेगा। वो चूना लगाएगा नहीं, वो क्यों? पता है अगर मैं चूना लगाऊंगा तो कल को उसको चूना लग जाएगा। सड़क पर थूक फेंकने से पहले भी 6 बार सोचेगा कि उसने अगर सड़क पर थूक फेंकते हुए कि किसी ने उसकी फ़ोटो खींच के आगे दे दी तो पनिश तो मिलनी ही मिलनी है। आज ऐसा नहीं है। तो न्याय के लिए, न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए आप जो कर सकते हैं उसे कीजिए। आप अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो और इस पे कही गई बात का कुछ अर्थ है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो जुडिशरी सिस्टम में बैठे लोगों तक भी पहुंचे। उनमें से अगर किसी एक जज ने भी अपने आप अपनी कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा करवा दी,
अपनी हायर अथॉरिटी से लड़के या जैसे मर्जी वो उसके हेडेक है, तो सोचिए कितना लाभ मिलेगा उस अदालत में लोगों पीड़ितों को पेश होने वालों को जो न्याय की उम्मीद में आते हैं। अंत में यही कहूँगा कि जुडिशियल रिफॉर्म के लिए प्रयास कीजिए। ये प्रयास आपके बच्चों के काम आएगा, ये आपके काम भी आएगा ही आएगा, लेकिन आपके बच्चों के तो बहुत काम आएगा ये। धन्यवाद आपका।